प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस हफ्ते मैंने जिनकी कुंडली चुनी है, इनकी आईडी है RAJEEV शर्मा, राजीव शर्मा। अभिषेक वशिष्ठ जी की कुंडली इन्होंने भेजी है जोधपुर राजस्थान से। सवाल वही, बाहर जाने के योग, बिजनेस करने के योग कैसे हैं और आर्थिक स्थिति कैसी है कुंडली में, और दाम्पत्य का जीवन कैसा है, विवाह का जीवन कैसा है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आप लोगों में से बहुत लोग मुझे सबसे ज़्यादा मेरे यहाँ वीडियो विश्लेषण के लिए पूछने वाले लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और बहुत अच्छा लगता है। जल्दी ही 1500 वाला कार्यक्रम लेकर के आने वाला हूँ। किस विषय पे लेके आऊँ, आप ज़रा मुझे बताइए कि 1500 वाला कार्यक्रम किस विषय पे केंद्रित होना चाहिए। धर्म पे, संस्कार पे, किसी महान पुरोधा के विषय में लेके आऊं, या फिर समसामयिक जो घटनाएं हमारे आसपास घटित हो रही हैं उस पे लेके आऊं। किस बात पे आप विचार रखना चाहते हैं, या अगर आपके पास कुछ है तो जरूर मुझे बताइए, मैं उस पे जरूर ही उस पे ध्यान दे दूंगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये तुला लग्न की कुंडली है। तुला लग्न की कुंडलियों में मैंने हर बार बहुत सारी चीजें बताई हैं। तुला लग्न की कुंडली में आपको एक बात बहुत ही गंभीरता से समझने वाली मिल जाती है। ध्यान से समझिए कि ये अपने फायदे और अपने नुकसान को लेकर के बहुत ही सचेत होते हैं, और भोगी प्रवृत्ति को धारण करके व्यक्ति कई जगह पे अपने धन को कमाने के लिए अपने हिस्से के धन को लेकर के बड़ा ही सजीव होता है, घुमंतु होता है, वैचारिक होता है, मतभेदी नहीं होता, किसी से मतभेद नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, जब निर्णय ले लेता है तो उसे कई बार जिद करके बैठ जाता है कि नहीं, अब मुझे यही करना है, या मुझे यही करना है, मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे यही चाहिए तो यही चाहिए। तुला लग्न की कुंडली में अगर आप देखें तो धनु राशि के गुरु बैठे हैं अपने ही राशि में, ये अच्छी बात होगी। हालांकि तीसरे भाव में गुरु का स्वतंत्र रूप से कभी भी जाना अच्छा नहीं होता है, मतलब तीसरे भाव के गुरु अच्छे नहीं होते। इसको कैसे स्पष्ट करूं? प्रत्येक ग्रह सबसे पहले भाव से प्रभावित होता है, और उसके बाद वो राशि से प्रभावित होता है कि वो किस राशि में बैठा है। तो गुरु का जो परिणाम लग्न में बैठने का होगा, उतना बेहतर परिणाम वो तृतीय भाव में तो नहीं देंगे। ठीक उसी तरीके से जितना सुंदर परिणाम, सुदृढ़ परिणाम चंद्रमा तीसरे भाव में होकर के देंगे, उतना अच्छा परिणाम गुरु का तीसरे भाव में नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा तो एक एक चीज बहुत ही स्पष्ट और बिल्कुल ही क्लियर बताऊंगा। चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठे हैं, मकर राशि का निर्माण कर रहे हैं, जहां से शनि का गोचर अभी चल रहा है। इसका मतलब है कि इनकी राशि के ऊपर से ही शनि का गोचर है, जो इनके दिमाग को कभी कभी आलस्य से युक्त कर सकता है और कभी कभी भ्रम में भी डाल सकता है, जो कि उसका नेचर है। हालांकि शनि भ्रम नहीं पैदा करते, वो प्रैक्टिकल चीज़ों का ज्ञान कराते हैं, आत्मबोध कराते हैं, और दुनिया को समझने की ताकत और क्षमता विकसित करते हैं। क्लियर है? और शनि केतु के साथ बैठे हैं मीन राशि के होकर के। मीन राशि के केतु और मीन राशि के शनि, ऐसी अवस्था में व्यक्ति मोक्ष की गति बड़ी जल्दी पकड़ लेता है, और तुरंत ही उसका मन उचाट हो जाता है किसी चीज से। जैसे ना मिला तो तुरंत ही रास्ता तैयार कर लेता है, दूसरा कोई ऑप्शन ढूंढ लेता है, दूसरा। ऐसा तो ऐसा ना हो, आपको एकदम बिल्कुल फोकस होकर के काम करना है। अगर एक दो बार जीवन में असफल भी होते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा विचार नहीं करके अगली बार तुरंत ही बिना जो है वो प्रमाद के, बिना आलस्य के आगे बढ़ने का काम करना होगा। सातवां भाव खाली, आठवें भाव के अधिपति आठवें भाव में, इस वजह से व्यक्ति का रिसर्च और व्यक्ति का जो गूढ़ ज्ञान है, व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में मैं यहाँ पे थोड़ी सी समस्या में आलस्य देख रहा हूँ, और वैसे व्यक्ति के जीवन में कभी ऑपरेशन या फिर अकाल मृत्यु वगैरह का कोई खतरा नहीं है। आयु अच्छी है। अभी और भी बताऊंगा, अभी तो खाली बस ऐसे ही बता रहा हूँ। इनके पिताजी सोचेंगे कि पंडित जी बड़ी जल्दी खत्म करने वाले हैं क्या? ऐसा नहीं है। मंगल यहाँ मिथुन के बैठे हैं,
जो इनके काम में कभी कभी अवरोध पैदा करेंगे, क्योंकि नीचाभिलाषी हो रहे हैं। मंगल का भाग्य भाव में बैठना व्यक्ति को कई बार दिखा दिखा करके धर्म करने वाला बना देगा। मैंने ये किया है और मुझे ये मिलने वाला है, मैंने ये उसके लिए किया था, मैंने इतने सारे काम करे हैं। क्रेडिट लेने के पीछे व्यक्ति भागता है। मोटी बात नहीं, छोटी बात है ये। सूर्य का दशम स्थान में कर्क राशि में बैठना, कर्क राशि में सूर्य खुश और प्रसन्न हो जाते हैं और ये अच्छी बात होती है। दशम स्थान में दिग्बलत्व का भाव है और बड़ा अच्छा परिणाम देते हैं सूर्य दशम स्थान में दिग्बली होकर के। षडबल में भी वो बलवान हो जाएंगे, मंगल भी बलवान हो जाएंगे, क्योंकि गुरु से दृष्ट हैं और वो भाग्य क्षेत्र है। मैं समझता हूँ कि 3 नंबर की राशि में बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होंगे। इस वजह से ही वो व्यक्ति को कई बार बहुत ज़्यादा दिखा दिखा करके धर्म करने वाला बना देते हैं। या अगर मंदिर में दान करेगा तो वो बताएगा, या उसके इच्छा में ये बात होती है कि लोग मुझे जाने कि मैं इतना अच्छा हूँ या मैंने अच्छा काम किया है। ऐसा 12वें भाव से पहले 11वें भाव में सिंह राशि के बुध बैठे हैं और ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पास कई बार उसकी बुद्धि एक टाइम पे आकर के स्टक हो जाती है, मतलब भ्रमित हो जाती है। वो और भी ज़्यादा परेशान हो सकती थी अगर उस पर शनि राहु केतु का प्रभाव होता या मंगल का, तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरु की दृष्टि है और सिंह राशि पे गुरु की दृष्टि जब जाएगी तो मित्रवत होंगे। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त कराने में गुरु का लाभ और मंगल का लाभ मिल जाता है। 12वें भाव पे आता हूँ। 12वें भाव पे राहु कन्या राशि के बैठे हैं, कभी खराब नहीं होते। 12वें भाव में राहु तब जाकर के नष्ट और कष्ट देने लगते हैं या कराने लगते हैं जब वो पापक ग्रह के बैठ जाते हों या उस भाव का अधिपति बहुत अच्छा ना बैठा हो। उस भाव का अधिपति उसके निकट ही बैठा है और उस भाव का अधिपति यही दिग्बली होकर के बैठा है। 12वें भाव के अधिपति पे गुरु की दृष्टि, तो व्यक्ति कभी भी उलझेगा नहीं और जलेगा भुनेगा नहीं। ये इतनी सी बात मैंने यहाँ तक बताई। अब नवांश कुंडली में कैसे देखते हैं। नवांश कुंडली में जो लग्न कुंडली का पराक्रमेश है वो आपकी कुंडली का लग्नेश बन रहा है। वहीं पे मित्रवत मंगल बैठे हैं। शुक्र यहाँ नीच के हैं, जो शुक्र यहाँ स्वग्रही थे। मतलब जब आप शुक्र के बारे में फलादेश करने चलेंगे तो ये स्थिति, ये लग्नेश यहाँ स्वग्रही पर यहाँ पे नीच के नवांश में जाने से स्वास्थ्य, धर्म, बुद्धि, परिपक्वता और आपका स्वभाव, इस पे एक वक्त पे काम करने की बारी होगी। अगर आप मंगल को देखें तो मंगल यहाँ धनु राशि के और गुरु मित्र की राशि में, मित्र के नवांश में, मंगल मित्र के नवांश में, सूर्य मित्र के नवांश में। शनि जो है वो इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते पर वो 12 में बैठे हैं सूर्य के साथ। इस वजह से व्यक्ति को कई बार संतति वगैरह से संबंधित समस्या दे सकते हैं या कई बार भाग्य का लाभ थोड़ा सा कमजोर होता है। चंद्रमा बुध के साथ ये बहुत अच्छी स्थिति, क्योंकि मंगल केंद्र में ही बैठे हैं और बुध भी अच्छी स्थिति में है क्योंकि गुरु से दृष्ट हैं। गुरु का प्रभाव लग्न पे, गुरु का प्रभाव चंद्रमा और बुध दोनों पे, और सूर्य और गुरु का संबंध केंद्र में। सूर्य और चंद्रमा का संबंध षडाष्टक का, ये थोड़ा ठीक नहीं होगा, जो व्यक्ति के इम्यून को और एक वक्त पे आने के बाद या पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को या कई बार उसके थोड़े बैलेंस ना कर पाने का शिकार हो जाएगा। यहाँ सूर्य और चंद्रमा दोनों एक दूसरे से समसप्तक में बैठे हैं। जैसे लाभ भाव के अधिपति का दशम में जाना, लाभ भाव के अधिपति का दशम में जाना और चतुर्थ को देखना, ऐसी स्थिति में लाभ का प्रभाव भी करियर को प्रभावित करेगा और सुख भी देगा। और चंद्रमा जो दशम स्थान के अधिपति होकर के वापस दशम को देख रहे हैं तो व्यक्ति को खुद का रोजगार और साथ ही साथ ऐसी अवस्था में व्यक्ति के जीवन में खुद के रोजगार के संकेत दे रहे हैं। दशम स्थान से चंद्रमा का संबंध अगर बन जाए तो व्यक्ति को रोजगार के बारे में विचार करना चाहिए। और व्यक्ति कई बार घुमंतु होता है क्योंकि लग्न के अधिपति, लग्न में जो राशि बनी है वो चर प्रकृति की राशि बनी है और उसके अधिपति देखिए भूमि तत्व की राशि में बैठे हैं। चर तत्व की राशि बनी लग्न में तो व्यक्ति घूम करके पैसा कमाए और अति संवेदनशील होता है, वो तुरंत ही किसी चीज से प्रभावित होता है। और लग्न के अधिपति का अष्टम में जाना स्वग्रही, इसका मतलब है, और उसके ठीक आगे मंगल का बैठना और उस पे गुरु का प्रभाव, इसका मतलब है कि व्यक्ति के
दाम्पत्य में और उसके प्रत्येक दिन के दिनचर्या में हमेशा ही शुद्धता और प्रामाणिकता रहेगी, धर्म रहेगा, जीवन में दर्शन की स्थिति रहती है। भौगोलिक सुख और जीवन का जो सांप्रदायिक होना होता है वो नहीं होता। मतलब व्यक्ति भौतिकीय सुख के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागेगा, परंतु चिंतन उसके जीवन में हमेशा ही रहे। इतनी सी बात समझ में आ गई। नवमांश के बाद दशमांश को जब आप समझते हैं तो मंगल यहाँ कन्या केंद्र में, मंगल यहाँ केंद्र में, मंगल यहाँ त्रिकोण में। इस कुंडली के लिए भी मंगल बढ़िया होते हैं, इस कुंडली के लिए भी मंगल अच्छे होते हैं, दोनों ही कुंडलियों के लिए। और दशम स्थान में शनि मंगल का प्रभाव व्यक्ति को मंगल से संबंधित क्षेत्रों के लिए बड़ा अच्छा लाभदायक होगा। मंगल से संबंधित कारोबार, गोली बंदूक पटाखा आदि आदि, आग अग्नि जमीन का कारोबार, बिल्डिंग मटेरियल आदि, हार्डवेयर से संबंधित सामग्री और उसके बाद रेस्टोरेंट आदि, इन सब चीज़ों का कारोबार भी व्यक्ति कर सकता है। चंद्र मंगल योग केंद्र में दोनों का होना, बुध व्यवसाय का अधिपति भाग्य भाव का में बैठना, और शनि का यहाँ बैठना 12 नंबर में, यहाँ का शनि का 12 नंबर में बैठना, और यहाँ पे शनि का जो है वो थोड़ा कमजोर होना। लेकिन यहाँ पे शनि का प्रभाव बहुत अच्छा हो रहा है कुछ मामलों में। किस मामले में? तो व्यक्ति के कर्म में माता का सुख मिलता रहेगा और वो माता से हमेशा ही लाभ प्राप्त करेगा, और दरअसल वो अपने लाभ को लेकर के हमेशा ही सचेत रहेगा, और दरअसल वो कई बार बहुत ज़्यादा पंक्चुअल भी होगा, अपने कर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा विकसित बुद्धि का होता है। भाग्योदय के योग भी जन्म कुंडली में इनकी कुंडली के आधार पर बुध और शनि की दशा में मिल जाते हैं। क्लियर है? अब मैं आपको आपकी कुंडली में तत्वतः ये ग्रह कैसे बैठे हुए हैं ये बता देता हूँ। इस कुंडली में सबसे पहले तुला लग्न की कुंडली तो चर प्रकृति की कुंडली होती है, चर लग्न बनता है। लग्नेश चर राशि में हो या लग्न में चर राशि बनी हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चलायमान होता है, यानी कि उसकी बुद्धि, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार और उसके चिंतन की प्रक्रिया ये सब स्थिर थोड़े कम होते हैं। खास करके तब और भी ज़्यादा जब चंद्रमा केंद्र में हो जाए या चंद्रमा का प्रभाव केंद्र में हो जाए, या जिस राशि में चंद्रमा बैठे हैं उस राशि के अधिपति जन्म कुंडली में थोड़े कमजोर हो जाते हो, तो ऐसी स्थिति में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है। आपकी कुंडली में चंद्रमा के ऊपर अगर सूर्य का प्रभाव है तो भरोसे के साथ ये बात याद रख लेने वाली है कि आप निश्चित रूप से समाज में प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठापन्न वर्ग में नामित और गिने जाएंगे। कभी भी व्यक्ति भौतिकीय संसाधन के पीछे ना भागते हुए संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। कारण क्योंकि 12वें नहीं 11वें भाव में, 12वें नहीं क्यों बोला मैंने ये बात, क्योंकि मैं हर बार 11वें भाव पे जब भी आता हूँ तो मेरी जबान से 12वीं निकल जाती है। उसको ठीक करने के लिए मैं 12वें नहीं बोलता, क्योंकि 12वें नहीं 11वें भाव के अधिपति के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि है। सूर्य के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि हो जाने से और उस भाव पे गुरु की दृष्टि हो जाने से 11वां भाव बलवान होगा, या ये कह सकते हैं कि 11वां भाव ठीक है, प्रबुद्ध है, मजबूत है। वहां बुध बैठे हैं लेकिन पापकर्त्री में नहीं कहे जाएंगे। 11वें भाव से बुध का संबंध और गुरु की दृष्टि व्यक्ति के विद्वत होने का और वैधानिक होने का, साथ ही साथ प्रामाणिकता से अपनी बात को अच्छे तरीके से रख लेने का जो है वो एक गुण प्रदर्शित कर देती है। लग्न के ऊपर किसी भी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, तो लग्न के ऊपर किसी शुभ ग्रह का भी कोई प्रभाव नहीं है। लग्न से केंद्र में चंद्रमा और लग्न से केंद्र में सूर्य, ये दोनों ही नेत्र होते हैं, सूर्य भी और चंद्रमा भी। सूर्य मन को संभालने वाले, आत्मा को संभालने वाले ग्रह होते हैं, तो चंद्रमा मन को संभालने वाले ग्रह होते हैं। अगर इनकी कुंडली में स्थिति कमजोर होती या अगर ये केंद्र में नहीं बैठे होते तो निस्संदेह कुंडली बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती। इस कुंडली की एक नेगेटिव पक्ष की बात यह होगी कि गुरु और चंद्रमा दोनों एक दूसरे से 12वें द्वितीय में जा रहे हैं, द्विद्वादश के संबंध में हैं। इस कारण से थोड़ी सी समस्या यहाँ जरूर बनेगी। व्यक्ति जिद्दी, हठी, गुस्सैल और अपने मन का करने वाला होगा और अपने मन का निर्णय सुना करके यूं उठ करके चला जाएगा। दुर्योधन कई बार की जैसे की बात कि आपने कैसे देखा कि वो अपनी महत्वाकांक्षा में वो इतना जल रहा था कि उसको हस्तिनापुर दिखाई ही नहीं दे रहा था, और ऐसी स्थिति ही उसके सामने कई बार युद्ध की स्थिति पैदा कर देती है। यहाँ गुरु आपकी कुंडली में चंद्रमा से 12वें जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा नहीं होता है। गुरु का प्रभाव कभी भी सूर्य को प्रभावित नहीं कर रहा है। ऐसी अवस्था में अपने अंदर नैतिकता का प्रचार अवश्य ही करना चाहिए। आपके ऊपर हमेशा ये दबाव रहेगा कि आप अपने पिता के साथ संबंध कैसे विकसित करते हैं,
माता का ख्याल, माता का स्वास्थ्य, माता के साथ तालमेल, मित्रों के साथ तालमेल, इनसे आपके संबंध कैसे होते हैं। गुरु केंद्र में होते तो कहा जाता है किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रहा यस्य केंद्र बृहस्पति। अगर केंद्र में गुरु होते तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो जाती। पर मैं समझता हूँ कि हमें इस उधेड़ बुन में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि हर जगह, यहाँ सप्तम भाव पे बहुत अच्छी बात, दिनचर्या ठीक करेंगे। गुरु की दृष्टि यहाँ थोड़े बहुत व्यक्ति में नारायण की भक्ति समा देंगे, और गुरु की दृष्टि यहाँ पे तो व्यक्ति में विद्वता, तार्किकता, समझदारी, यशस्विता और वैराग्य का गुण भी दे देंगे। ये सब चीजें वक्त पे आती रहती। तो मैं कहा था, तत्व पे था। आपकी कुंडली में सबसे पहले गुरु अग्नि तत्व की राशि में बैठे हैं, अपने ही राशि के हैं, ठीक है। और उसके बाद बुध अग्नि तत्व की राशि में बैठे हैं। बुध वायु तत्व का ग्रह होता है और वैसे अग्नि तत्व का है, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब है कि गुरु और बुध का प्रभाव इस कुंडली के लिए ठीक होगा। सूर्य जल तत्व की राशि में, मंगल भी मिथुन राशि में बैठे हैं, ये थोड़े से कमजोर होंगे। और चंद्रमा वृश्चिक राशि के होते तो थोड़े कमजोर हो जाते, पर मकर के हैं और राशि का अधिपति उनसे 3 घर आगे जल तत्व की राशि में बैठा है। पर इस भाव का अधिपति इससे केंद्र में स्वग्रही है। इस वजह से व्यक्ति के पास कोर्ट केस, कचहरी आदि और दुश्मन, विपरीत परिस्थितियां, विपरीत चीजों का निर्माण कभी गिरने और रुकने नहीं देगा। उसके पास अगर मैं समझता हूं कि आलस्य ना हो तो उसका कोई शत्रु नहीं है। इस कुंडली में सूर्य के पास बल है, चंद्रमा के पास थोड़ा बल है। हालांकि चंद्रमा के पास पूरा बल कहूंगा, दिग्बली है, वो बलवान है। लग्न वायु तत्व का, ठीक है। शुक्र जन्म कुंडली में ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, वो परिणाम देंगे और निश्चित रूप से आपको लाभ भी देंगे। और उनका क्षेत्र बहुत विशाल होगा, जहां व्यक्ति कई बार बहुत ऊंची चीज सोच लेता है, आसपास के लोग आपको पकड़ ही नहीं पाते हैं। उनको कई बार समझाना पड़ता है कि मैं ये सोच रहा था। उसके सोचने और समझने की क्षमता जो है वो आसपास के बहुत सारे लोगों से बहुत ऊंची होती है, क्योंकि शुक्र से वो प्रभावित है और शुक्र अपनी ही राशि के बैठे हैं। मतलब यहाँ पे जो मेंटल प्रेशर है वो हैंडल करने की शक्ति व्यक्ति के पास बहुत अच्छी होगी, अनुभवी होगा, और सबसे अच्छी बात है कि वो प्रैक्टिकल ज्ञान से युक्त होगी। वो कई बार एक तरफा कभी भी नहीं सोचेगा, बहुत सारे पक्षों को एक साथ लेकर के चलने वाला और अपने शरीर पे और अपने जीवन में कई लोगों का भार वहन करने वाला होता है। इस वजह से कई बार उसको ये बात हमेशा ही सताती रहेगी कि नहीं, मेरे ऊपर दबाव है और मुझे इन सबको हैंडल करके हुए कैसे आगे बढ़ना है, ये इस व्यक्ति से कोई पूछ सकता है। धनु लग्न का दशमांश चैप्टर बनना और जन्म कुंडली में लग्न में ही चंद्रमा का बैठना, मैं समझता हूं कि व्यक्ति को खुद का कारोबार बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु भी स्वग्रही हैं। दशम स्थान में सूर्य है, आरंभ में आप नौकरी का प्रयास कर सकते हैं, अगर मिल जाए तो मैं समझता हूं कि वो बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। आप जब तक खुद का कारोबार नहीं करेंगे तब तक आपको संपन्नता नहीं मिलेगी। वैवाहिक जीवन आपकी कुंडली में ठीक है। सप्तम भाव के अधिपति गुरु से दृष्ट, और सप्तम भाव गुरु से दृष्ट है। इस भाव से केंद्र में पीछे 4 घर चंद्रमा और आगे ठीक सूर्य बैठे हैं। यहाँ पे सप्तम भाव के अधिपति चंद्रमा जैसे ग्रह के साथ गुरु से दृष्ट, हर जगह प्रभाव है। इस वजह से दाम्पत्य कमजोर नहीं होगा। संतान वगैरह का सुख आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है। सोवैरिटी बनी रहेगी, क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है और लॉयलिटी भी ठीक है। यहाँ पे शनि जो है वो इस भाव से केंद्र में है और गुरु की इस पे दृष्टि जा रही है। इस वजह से मैं समझता हूं कि व्यक्ति का समाज में जो प्रभाव है और विवाह न टूटने का बल वो ज्यादा है। एक बात जो कि और भी है, अगर विवाह करने की कभी भी बारी आए, मन करे विवाह करने का ऐसे ही बोल रहा हूं, तो वृषभ राशि, मकर राशि और दोनों ज्यादा अच्छी रहे। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में आप कभी भी कुंभ राशि की जातिकाओं से भी विवाह कर सकते हैं। विवाह के लिए दिशा आपकी कुंडली के लिए उत्तर बहुत अच्छा रहे। इस कुंडली के लिए अंक 5 हमेशा अच्छा रहे। 5 तारीख, 23 तारीख और 14 तारीख, ये तारीखें अच्छी रहेंगी। शुक्रवार और शनिवार का दिन अच्छा रहेगा। अब मैं आपको नक्षत्र पे लेके आता हूं। सबसे पहले आपको मैं बताऊं, आपकी कुंडली में जो नक्षत्र की स्थिति है, आप जरा विचार करिए। सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं, कर्क राशि में, गुरु उच्च के हो जाते हैं और कर्क राशि के अंतर्गत ही पुष्य नक्षत्र आता है, जहां पे व्यक्ति के जीवन में इतनी समरसता होती है, इतना प्रभाव अच्छा होता है, इतना धार्मिक, इतना प्रगाढ़, इतनी मजबूती, इतना मतलब अनूठापन कि व्यक्ति कभी भी हारता नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि उसके संबंध सबके साथ उसका जो सोशल स्टेटस होता है वो बड़ा ही बेमिसाल होता है। इसका अर्थ ये होगा कि व्यक्ति के पास कभी भी
विनम्रता और कभी भी उसके विनम्र होने का कमजोर नहीं देखा जा सकता है। उसका सूर्य बहुत अच्छा है, इस वजह से वो कम से कम किसी को देगा, वो समाज को देने के लिए तत्पर है और सबकी सेवा का भाव रखने वाला है और उसके विश्वसनीयता पर कभी भी कोई संदेह नहीं कर सकता, क्योंकि सूर्य के ऊपर न तो राहु का प्रभाव है, केतु बुरे नहीं होंगे, अनुभवी हैं, और केतु के पास अगर सूर्य की दृष्टि हो जाए या सूर्य के पास अगर केतु की दृष्टि हो जाए, पुष्य नक्षत्र के सूर्य बैठे हो और केतु की दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति में धार्मिकता और लोच प्रदान करते हैं। व्यक्ति विनम्रता से सबको सुन लेता है। आपके अंदर अगर ये गुण नहीं है तो इसको विकसित करिए, क्योंकि सूर्य की दशा या केतु की दशा में बहुत ही विनम्र होकर के व्यक्ति सबको सहज भाव से स्वीकार करता है। चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं ठीक है, डिग्री के हिसाब से भी सूर्य और चंद्रमा दोनों बलवान हैं और मैं समझता हूं कि उनमें कोई कमजोरी नहीं है। सूर्य बहुत अच्छे और चंद्रमा अगर बहुत अच्छे हों तो फिर आंख बंद करके आप अपने जीवन को रास्ते पे लेके आ सकते हैं। अभी पंचांग बाकी है। मंगल जन्म कुंडली में आपको रैंडम जो है वो उत्तर देने वाला बना सकते हैं, तो इस वजह से कभी भी प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा रुक जाइए। पत्नी के साथ कभी भी कम्युनिकेशन गैप मत करिएगा, उसके साथ विचार बर्ताव, जैसे इसको तकिया भाव मैं बोलता हूं, जहां एक ही तकिया पे दो सर होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से दोनों प्रेम से बातें करते हैं और एक दूसरे से वार्तालाप में कई बार विचारों में इतने घुल जाते हैं कि पीछे लौटने का मन नहीं करता। प्रेम, दाम्पत्य, विचार और धाराएं एक साथ प्रवाहित होते हैं। ये भाव कभी भी आपको अपने जीवन से अलग नहीं करना चाहिए, ये बात हमेशा ही बना करके रखें। मंगल के बाद बुध आपकी कुंडली में बलवान बनाएंगे और एक बहुत अच्छी बात आप में ये हो जाएगी कि व्यक्ति पेशेंस से किसी भी चीज को ऑब्जर्व करता है। अनुभव क्योंकि उसके पास पहले से ही है, क्योंकि सूर्य के पास केतु की दृष्टि है और गुरु जो है वो बुध को देख रहे हैं, बुध के पास केतु का नक्षत्र है। इस वजह से सबसे अच्छी बात होगी कि व्यक्ति प्रायोगिक होगा और प्रासंगिक होता है, मतलब कभी भी वो इररिलेवेंट नहीं होता, तर्क से युक्त होकर के ही बात करता है, उसकी बुद्धि विषम नहीं होगी। जैसे नहीं तो होता है, क्या होता है, बिना बुद्धि विषम विद्या, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बुद्धिमान है और यशस्विता का गुण उसके पास रहेगा, सत्य और असत्य के बीच का भेद उसको पता चलता रहेगा। मैं जिस तरीके से कुंडली को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोगों को ऐसे कुंडली कभी भी नहीं समझाई जाती होगी, अन्यथा तो इस दशा में ये हो जाएगा, इस दशा में ये प्राप्त कर लेंगे, ये बहुत बड़ा ये होगा। ये कहाँ काम करने की आवश्यकता है, आपके अंदर की कौन से गुण को विकसित करने की आवश्यकता है। कुंडली विश्लेषण का मतलब ये होता है कि मुझे मेरी कमजोरी बताइए और मुझे मेरा लाभ बता दो, अन्यथा तो आपको सारी चीजें आजकल के जमाने में कार और गाड़ी और भूमि भवन वाहन मतलब किसके पास नहीं है, ये तो बहुत छोटी चीज हो जाती है। तो हमारे सबसे ज्यादा, हमारे इस जनरेशन को सबसे ज्यादा आवश्यकता अपने ऊपर काम करने की, क्योंकि वो बहुत ही गंभीरता से अपने आप को नहीं सोचते। तो इस बात पे विचार करने की आवश्यकता है कि व्यक्ति को काम कहाँ करना है और किस चीज को लेकर के आगे बढ़ना है। मैं इस चीज पे फोकस हर कुंडली पे ज्यादा करता हूं। तो ये बुध की बात रही। आपके पास कम से कम आपका तर्क बिल्कुल ही वाजिब होगा और बिल्कुल ही नदारत नहीं जाएगा, मतलब आप कभी भी अपने तर्क से किसी को रुष्ट पुष्ट नहीं करेंगे, वो मजबूत होगा। गुरु आपकी कुंडली में वक्री नहीं होते तो और भी ज्यादा अच्छे परिणाम कर सकते थे। वस्तुतः वो अवस्थागत तो ठीक है, पर वो आपके एजुकेशन को बहुत ही डील करेंगे अच्छे तरीके से और प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के अंतिम तक की शिक्षा को वो ठीक रखेंगे, अनुभव देंगे और साथ ही साथ आपको एक बहुत अच्छी बात वहां ये हो जाएगी कि पेट का रोग भी देंगे, जिसमें वो खुद देंगे और खुद ही अपनी दशा में लाभ भी देंगे, इसलिए मैंने उसे अच्छा कहा था। ये गुरु का प्रभाव पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं और व्यक्ति के पास अनुभव रहेगा, उसमें कोई कमजोरी नहीं है। शुक्र जो है वो आपकी कुंडली में कामुकता देंगे, आपको जल्दबाजीपन में रखेंगे और आपके हालांकि शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव है, तो कलात्मक रुचियां, धन को किस तरीके से खर्च करना है, ये जब व्यक्ति अपने ऊपर होता है तब पता चलता है, पिता के ऊपर रहेगा तो पता नहीं चले। आपकी कुंडली में भाग्य भंग वगैरह के योग नहीं लगे हैं। लग्नेश अष्टम में बैठे हैं, इस वजह से रहस्यमयी चीजों के पीछे व्यक्ति ज्यादा जाता है, डीप थॉट क्रिएट करता है, उसके एनालिसिस की प्रक्रिया बड़ी ही मजबूत और प्रगाढ़ होती है, धनाढ्य होता है। कारण क्या है कि मंगल ने राहु को देखा है, मंगल ने राहु को और राहु ने शुक्र को और शुक्र ने द्वितीय भाव को। धन भाव के अधिपति का
भाग्य भाव में जाना, ये महाधनी योग होगा। और धन भाव के अधिपति ने 12वें भाव को देखा है, तो विदेश से भी उनका संबंध बनेगा। अब 12वें भाव के अधिपति जो बुध हैं वो लाभ भाव में बैठे, और उस पे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, पापक ग्रह की, पर 12वें में राहु विदेश से यात्रा और विदेश से लाभ देंगे। और 12वें भाव के अधिपति पे गुरु की दृष्टि है, और मंगल जो है वो 12वें भाव को देख रहे हैं। तो 12वें भाव के अधिपति पे गुरु की दृष्टि और 12वें भाव पे मंगल की दृष्टि, और 12वें भाव में बैठे राहु शनि केतु। तो शनि मंगल राहु केतु सबका प्रभाव 12वें भाव पे है, क्योंकि शनि केतु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि और राहु पहले से बैठे। 12वें भाव पे शनि मंगल राहु केतु के प्रभाव के होने के कारण हमें कोशिश ये करना चाहिए कि धन कमाने के लिए दूर जाएं, पर मृत्यु हमारे देश में ही हो जाए। नहीं तो कई बार तड़प तड़प करके व्यक्ति अपने परिवार से दूर मृत्यु का वर्ण करता है। यात्रा में बचें, कभी भी बहुत ज्यादा एडवेंचर ना करें, जितना ज्यादा हो सके संतुलित होकर के काम करें, किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा ना करें, ऋण लेने देने का काम ना करें, किसी को दे करके इत्मीनान से ना बैठें, माता पिता, मामा मामी, नाना नानी, मौसा मौसी, इन लोगों से संबंध अच्छे रखें, इन लोगों के साथ कभी भी बुरा बर्ताव ना करें, क्योंकि ये तुरंत ही छूट जाएंगे। ये बात भी दिख रही है। उसके अतिरिक्त मैं एक बात और भी कह दूं, आपकी कुंडली में आपका साहस, आपका बल, आपका पराक्रम ये कमजोर नहीं है, पर ये कई बार शनि राहु केतु के दशा में धन हानि और घर में चोरी और सामान गुम हो जाना, चीजें छूट जाना, ट्रेन छूट जाए, यात्रा में नुकसान हो जाए, जेब कतरा जेब काट ले, घर में कुछ भी ऊटपटांग हरकतें होने लगे, स्वप्न में बहुत सारी चीजें दिखाई देने लगे, ये सब चीजें होती हैं। क्लियर है? ये गुरु के बाद शुक्र की बात थी। शुक्र मैंने बताया, शनि ठीक है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और मैं समझता हूं कि शनि योग कारक हैं इस कुंडली के लिए, अच्छे बैठे हैं, थोड़े और भी अच्छे हो सकते थे। किसी एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती तो बड़ा आनंद आ जाता, पर वो नहीं है, क्योंकि कारक ग्रह पे किसी एक शुभ ग्रह की, हालांकि केंद्र में है गुरु तो कुछ भी ठीक तो होता ही रहेगा, क्योंकि पंचम से केंद्र में है तो ठीक है। तुला लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक शुक्र, दूसरे नंबर पे राजयोग कारक के ग्रह की भूमिका के रूप में लाभ भाव में बैठे बुध, और भाग्य भाव के अधिपति होकर के अगर लाभ में बैठेंगे तो महाभाग्यशाली योग बनेगा। क्लियर है? दशाओं के क्रम में कौन सा ग्रह कितना परिणाम करेगा? सूर्य 100% परिणाम करेंगे, चंद्रमा थोड़े कमजोर, मंगल अवस्थागत चंद्रमा थोड़े कमजोर हैं डिग्री के हिसाब से, मंगल जन्म कुंडली में 50%, बुध 25, गुरु 100, शुक्र 25, शनि राहु केतु 100% का पूरा परिणाम। मतलब इसका यह है कि राहु, मैंने शुरू में बात कही थी, खराब नहीं है, क्योंकि मैंने वो बात देखी थी कि वो डिग्री में यहाँ पे मैं कंप्यूटर पे देख लेता हूँ, तो ये डिग्री में ठीक थे, इस वजह से मैंने कही थी बात कि शनि राहु खराब नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। दशा के क्रम में आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कैसा फल करेगा? गुरु, चंद्रमा, शनि और सूर्य अच्छे परिणाम करेंगे और धन देंगे। राहु की दशा में हैक्टिक होगा, इरिटेटिव साउंड करेगा, उल्टी पुल्टी चीजें, हरकतें थोड़ी इधर उधर होती हैं, शुक्र पे दृष्टि है, विपरीत के प्रति आकर्षित ना हो, वीर्य का क्षय न करे, चीजों का नुकसान न करे, बहुत सारे लोगों से मित्रता न करे, आकर्षित ना हो, और जितना ज्यादा हो सके भौतिकीय लक्षणों से अपने आप को थोड़ा मुक्त रखे। अच्छी पुस्तकों का अध्ययन, गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ, खाली पढ़ना नहीं है, उसको जीना है। सुबह सुबह अगर हो सके तो आप अच्छे लोगों को सुना करिए, और खास करके बड़े अच्छे अच्छे लोगों को सुना करिए। एक बड़ी अच्छी बात है, आप लोगों को बताऊं मैं, हमारे यहाँ प्रचार उनका किया जाता है जो भौतिकीय रूप से बड़े समृद्ध हैं। ध्यान से समझना, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं। हमारे इंटरनेट पे या इंटरव्यू सेशन के लिए उनको बुलाया जाता है जो भौतिकीय रूप से बड़े मजबूत हैं, मतलब उनके पास घर, गाड़ी, बंगला आदि है। पर इन मूर्खों को कौन बताए कि इंटरव्यू उसका नहीं लेना चाहिए जो भौतिकीय रूप से श्रेष्ठ है। इंटरव्यू उसका लो जो ज्ञान के मामले में आगे है, जो 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 बौद्धिकता के मामले में आगे है, जिसके तर्क बड़े मजबूत हों, जिसके पास अर्थतंत्र का ज्ञान भले न हो पर धर्मशास्त्र का ज्ञान हो, जिसके पास मंत्रों का ज्ञान हो, जिसके पास बुद्धि का ज्ञान हो, जिसकी बुद्धि बड़ी अच्छी हो, जो सबको शांति देती हो, जो किसी के दिमाग में भी क्रोध, काम और शूद्रता ना भरती हो, जो कभी भी व्याकुल ना करे किसी को, जिसके स्टेटमेंट सुन करके मन डर ना जाए,
ऐसे लोगों को, जिसको देख करके अपने आप को आप इंटरव्यू किसी भी ऐसे व्यक्ति का ना लो जो किसी में कंपटीशन पैदा करे या उसको पिछड़ा हुआ महसूस कराए। अगर वो कुछ दे सकता है तो निश्चित रूप से सही है, पर धर्म का, अध्यात्म का, पूजा का, पाठ का, मंत्र का, सभ्यता का, संस्कृति का, संस्कारों का प्रचार जहां होता हो, ऐसे लोगों को जो है वो हमें देखना चाहिए और ऐसे लोगों को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। नहीं तो फिर पता नहीं क्या हो जाए और फिर आप अपने आप को हमेशा ही गधे की तरह मेहनत करने वाले श्रेणी में लेके चले जाएंगे। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। अगर कोई रत्न वगैरह पहनना है तो अभी आपकी कुंडली में दशा जो चल रही है, राहु की चल रही है 2030 तक, एक लाजवर्त इनको पहनाइए 2030 के 6वें महीने तक। बजरंगबली की पूजा, प्रत्येक दिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंगबली का दर्शन और गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। किसी मंदिर का दर्शन तो प्रत्येक दिन अवश्य करिए, प्रत्येक लोगों को मैं बार बार कहता हूँ। और इसके अतिरिक्त गणेश चतुर्थी का व्रत इनकी माता जी अगर उठा लें तो ज़्यादा लाभ होगा। इसके साथ साथ मैं एक बात कहता हूँ, अगर भवन भूमि वाहन का कभी सवाल दिमाग में आता हो तो वह है, उसको लेकर के चिंतित मत हुई। चंद्रमा है, सूर्य की दृष्टि है, खराब नहीं है, मंगल की भी दृष्टि है उस भाव पे उच्च की, ठीक है। शनि का प्रभाव है इस भाव से, तो नौकरी का क्षेत्र भी है, यहाँ से बनता है, पर पहले नौकरी के प्रयास में रहें, बाद में अगर ना हो तो अपना व्यवसाय, प्राइवेट नहीं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कैसा लगा विश्लेषण जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।